बहुत बड़े बड़े चैनल्स जितना इनकम करते रहेंगे वो सतीश के वीडियोस कई गुना इनकम देता है वो। टॉप अर्निंग सोर्सेस कौन कौन से? ब्लॉग से पैसे आने लगे $1000-2000, फिर यूट्यूब से भी $500-600 बनने लगे। आज के डेट में 1 करोड़ से ऊपर का है। पहले तो 50-50 हज़ार हर महीने बढ़ते थे, फिर मजा आता था। देखो, अगर इसको ऐसे समझना है तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, पैसा ज्यादा कैसे मिलेगा, है ना। मैं तो देखता ही नहीं पॉडकास्ट, टू बी ऑनेस्ट। क्या मेरे को तेल के प्रमोशन करने आते हैं, मेरे बाल खुद झड़ रहे हैं भाई, एक टुनकी लेके बैठा हुआ है वो हेल्थ के बारे में ज्ञान दे रहा है। ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट हैं भाई। हम लोग को भी बहुत लोग ज्ञानी बोलेंगे। मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो आप मुंबई कैसे गए, मतलब आपका फैमिली बैकग्राउंड किस तरह का? आप देखोगे आपके आसपास भी सारे लोग वैसे ही हैं। तो वो वाली सिचुएशन से आज हम जो कुछ चाहे वो अफोर्ड कर सकते हैं। वैसे ही पैसा आपका 99% प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। रियलिटी मैं बता रहा हूँ भाई, हाईएस्ट मेरा गया था $80,000। अच्छा, तो अगर कोई एक नया बंदा आज के समय में ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है तो उसके लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा? भाई मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। एंड आज मेरे साथ हैं सतीश भाई। तो आज इनसे हम बात करेंगे कि ऑनलाइन अर्निंग के कौन कौन से सबसे अच्छे तरीके हैं। सतीश भाई काफ़ी समय से, मुझे लगता है 10 साल हो गए होंगे ऑनलाइन अर्निंग करते हुए। सतीश भाई, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद कैसे हैं भाई? आप? मैं एकदम बढ़िया हूँ। तो आप काफ़ी सालों से मतलब यूट्यूब वगैरह कर रहे हैं। आई थिंक आप 2014 या 15 में आपने यूट्यूब शुरू किया था। उसके बाद फिर आपने ब्लॉगिंग शुरू किया एंड अभी आप इन्वेस्टिंग वगैरह के बारे में भी कई सारे कंटेंट बनाते हैं। तो मतलब आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, यूट्यूब के बारे में आपको पता कैसे चला, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल। मैं तब कॉलेज में था और मेरे कॉलेज में ही एक बंदा वो करता था, ब्लॉगिंग करता था, तो ब्लॉगिंग से पैसे बनाता था और मेरा वीडियोस में इंटरेस्ट था। तो उसने ही मेरे को बोला कि भाई तुम ये वीडियोस ना यूट्यूब पे पोस्ट करोगे तो तुम मोनेटाइज भी कर सकते हो। मैं वीडियोस बनाता था, पोस्ट भी करता था, लेकिन कॉपीराइटेड वाले कंटेंट में डालता था। तो उसने जब बताया तो फिर मैं ओरिजिनल कंटेंट बनाने लगा। ओरिजिनल में मैं कॉलेज में ही लोगों से वो करता था, इंटरव्यू करता था। उस समय आपके चैनल का नाम रिएक्शन एमंग पीपल था। तो उस पर किसी भी टॉपिक पे हम रिएक्शन लेते थे। तो वहाँ से शुरुआत हो गई थी यूट्यूब की और उस बंदे के वजह से मैंने भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करा था यूट्यूब के साथ साथ में ही। इवन यूट्यूब से पहले ही मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया था। एंड जब मैं कॉलेज से पास आउट हुआ था तब मैं पहला जो चेक आता है, पहला पैसा आया था हमारे अकाउंट में जैसे मैं कॉलेज से पास आउट हुआ था। तब फिर मैंने सोच लिया कि अगर ये पैसे आए हैं, कुछ $127 के आए थे, अराउंड 6-7 हज़ार रुपए थे। तो मैंने बोला कि अगर ये पैसे आ गए हैं तो अब मैं इसी को करूंगा फुल टाइम और मेहनत करके लाइक $127 को 1000 पे लेके जाऊंगा और वो जॉब के बराबर हो जाएगी। तो जॉब के लिए मैं गया ही नहीं। कॉलेज जैसे ही खत्म हो गया मैं मुंबई चला गया यूट्यूब को ही करने के लिए। हाँ, यूट्यूब स्पेस चला गया था, वहाँ पे वर्कशॉप होते हैं। तो वहाँ से मेरी जर्नी बदल गई। तो 2016 से देखे तो मैंने फुल टाइम करना शुरू कर दिया और उसके पहले मैं कर रहा था लाइक सीख रहा था कॉलेज में ही। तो 2014 में मैंने चैनल बना लिया था एंड वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हो गई थी यूट्यूब की। स्टार्टिंग में आपका एक आपके नाम से ही चैनल था सतीश कुशवाहा, जिसमें आप कॉमेडी स्किट्स वगैरह बनाते थे। तो उसमें आपका एक कैरेक्टर काफी फेमस था, मैं नाम भूल रहा हूँ, झुनझुन वाला। हाँ, झुनझुन वाला। तो उस समय मैं भी नया यूट्यूब शुरू किया था मुझे, मैं उससे पहले मैं यूट्यूब देखता भी नहीं था क्योंकि मोबाइल वगैरह घर में था नहीं। तो मोबाइल आया तो मैंने यूट्यूब देखना शुरू किया एंड फिर मुझे लगा कि चलो मैं भी बनाता हूँ। तो उस टाइम मैं आपका वो स्किट वगैरह देखता था एंड आपका एक उसमें ब्लॉग भी आया था कि आप किसी फोन के लॉन्च इवेंट में गए हुए थे एंड उस समय आपने अपने ब्लॉग के बारे में जिक्र किया था, techyukti.com। तो वहाँ से मुझे पता चला फिर ब्लॉगिंग वगैरह के बारे में। तो मैं भी फिर धीरे धीरे, उस समय माई स्मार्ट सपोर्ट जी भी कई बार ब्लॉगिंग के बारे में वीडियो बना चुके थे, तो मैंने फिर उस तरह ब्लॉगिंग शुरू किया था। तो टेक युक्ति का मतलब किस तरह, मतलब अर्निंग वगैरह होता था पहले? जब मैं बताता हूँ, देखिए उस टेक युक्ति की वजह से ही मैं पहली बार फ्लाइट में बैठा कि लॉन्च इवेंट में मुझे बुलाया गया था। तब मुंबई में था, मुंबई से मुझे दिल्ली बुलाया गया था। OnePlus का कोई तो फोन लॉन्च हो रहा था। तो फर्स्ट टाइम मैं गया था कि लॉन्च इवेंट में आपको आना है और कवर करना है, आर्टिकल लिखना है। तो मैं बोला यार ये तो बहुत सही चीज़ है और फ्लाइट में बैठ रहे, फ्लाइट अब हम जैसे लोग कहाँ से अफोर्ड करेंगे, मतलब सपना होता था। पहली बार फ्लाइट में बैठा, बहुत अच्छा फील हुआ। तो मैंने बोला यार ये क्या लाइफ है, मतलब कि आप ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको सारी चीज़ें लाइक 5 स्टार होटल में रहने को मिल रहा है और अच्छे अच्छे लोगों से मिलने को मौका मिल रहा है। तो जो टेक युक्ति था हमारा ब्लॉग था और मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, तो मैंने हिंदी में ब्लॉग स्टार्ट किया था। और जब मैंने स्टार्ट करा था उसी साल गूगल एडसेंस हिंदी कंटेंट पे अप्रूवल देने लगा था। उसके पहले हिंदी कंटेंट पे आप अप्रूवल नहीं ले सकते थे, ब्लॉगिंग की बात कर रहा हूँ। यूट्यूब पे तो मिल जाता था। तो मैं लकी फील करता हूँ कि जिस साल मैंने शुरू करा उसी साल ये लॉन्च हुआ गूगल एडसेंस अप्रूवल, जो था लैंग्वेज को सपोर्ट करता था, हिंदी को। तो और मुझे इंग्लिश नहीं आती थी,
तो मैं सोचता था यार मैं पैसे नहीं कमा पाऊंगा क्या ऑनलाइन, क्योंकि मेरे को इंग्लिश नहीं आती। एंड हिंदी में ही मैं टेक कंटेंट लिखने लगा, क्योंकि मैं बीटेक कर रहा था। तो मेरे को ये था कि टेक से रिलेटेड चीज़ें मेरे लिए ईजी थी, या फिर कह सकते फ़ोन में इंटरेस्ट था, तो फ़ोन से रिलेटेड मैं नॉलेज लिया करता था, तो उसी के बारे में आर्टिकल पोस्ट करता था। और अगर ऑनेस्टी के साथ बताऊं तो उस टाइम पे 1-2 ब्लॉग्स होते थे इंग्लिश में, उनको ही हिंदी में कन्वर्ट करके मैं लिखता था, बट अपने शब्दों में लिखता था और वो चलता था। फिर बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखता था, उनके सपोर्ट से, उन वीडियोस के सपोर्ट से मैं आर्टिकल लिख के पोस्ट करता था और गूगल एडसेंस से मोनेटाइज करता था। तो शुरुआती दिनों में $2-3 दिन का बनता था, जो महीने के $100 हो जाते थे, बट धीरे धीरे इवेंचुअली हम टेक युक्ति को $2000 पर मंथ तक लेके गए थे। और जैसे ही वो थोड़ा सा पैसा बनाना शुरू करा, मैंने उसको ऑटो पायलट पे डाल दिया। मतलब मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होता था, राइटर्स थे, शैलेश भाई थे जो उसको मैनेज करते थे, और उसके बाद मैं यूट्यूब में पूरा फोकस डाल दिया। तो यूट्यूब में एक साथ में मैंने कम से कम 4-5 चैनल्स रन किया। जो भी इंटरेस्ट मेरे को लगता था कि यार ये वाला निश करना चाहिए, मैं उस निश पे चैनल बना देता था। कभी मिक्स नहीं करता था, क्योंकि टिप्स वगैरह लोग देते थे कि बोलते थे कि एक निश पे रहोगे तो ग्रोथ वगैरह मिलेगी। तो मैंने एक निश पे एक चैनल पे डाला। फिटनेस बनाया हमने भाई को लेके, तो फिटनेस डाला उस पे। टेक बनाया, हाँ फिटनेस फाइटर्स करके था। टेक बनाया तो टेक पे सिर्फ टेक कंटेंट आता था। कॉमेडी था तो उस पे कॉमेडी आता था। व्लॉगिंग करता था तो सतीश के व्लॉग्स एक चैनल बना दिया था। सतीश के वीडियोस, जो अभी व्लॉगिंग चैनल था, बाद में मैंने धीरे धीरे इंटरव्यूज और नहीं, ये तो रिएक्शंस अमंग पीपल वाला चैनल ही है। रिएक्शन अमंग पीपल था, फिर नाम चेंज कर दिया था 6 महीने बाद ही। तो ऐसे करके मैंने मल्टीपल चैनल्स बनाए, 4-5 चैनल्स बनाए। सारे चैनल्स ग्रो हुए, सबके प्ले बटन्स वगैरह आए। फिर धीरे धीरे मेरे को लगा कि जिस चैनल से ज्यादा पैसा आ रहा है और जिसको मैं अकेले कर पाऊंगा, टीम की जरूरत ना पड़े। कई बार क्या होता है कि आप टीम के साथ करते हो और जब टीम आपकी चली जाती है फिर आप रुक जाते हो। तो वो मेरे साथ हुआ था कि मेरे साथ जो बंदा प्रैंक वगैरह करता था, तो उस बंदे ने पढ़ाई वगैरह के चक्कर में छोड़ दिया था। अब प्रैंक मैं नहीं कर पाऊंगा, मुंबई में प्रैंक करोगे मार पड़ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो उतना कॉन्फिडेंस था नहीं मेरे अंदर। तो मैंने क्या किया कि इंटरव्यू सीरीज लाना शुरू कर दिया और व्लॉगिंग करना शुरू कर दिया। लाइक मैं कहीं जाता था तो उसके व्लॉग्स वगैरह अपलोड करता था, तो वहां से चीजें बन गई। तो मल्टीपल सोर्सेस मेरे हो गए पैसे कमाने के। ब्लॉग से पैसे आने लगे $1000-2000, फिर यूट्यूब से भी $500-600 बनने लगे। और जो मल्टीपल चैनल्स थे तो धीरे धीरे स्पॉन्सर्स भी आने लगे, जैसे चैनल ग्रो हुआ तो लाखों में इनकम करने लगे थे। 1-1.5 लाख रुपए इनकम करने लगे थे सारे सोर्सेस मिला के। अराउंड विच ईयर? ये 17-18 की बात है। अच्छा, उस समय से लगभग लाख रुपया महीना आ रहा है। हाँ, तो फर्स्ट टाइम मुझे लगता है लाख हमने जो टच किया था 2017 का एंड में, और 2018 से उस समय मैंने जस्ट शुरू किया था 2017 के एंड में। हाँ, तो वहां से जब लाख रुपए कमाने लगे तो हमारे लिए था कि मैं तो जॉब के बराबर में सोचता था। इवन जॉब भी कितना की 20-25 हजार की जॉब लग जाए तो 20-25 हजार रुपए अगर मैं यूट्यूब से कमा लेता हूँ, ब्लॉगिंग से कमा लेता हूँ, तो मेरी लाइफ सेट है। बट हम लोग अच्छा करने लगे थे, कुछ सैलरी वैलरी सबको बांटने के बाद भी मेरे पास ठीक ठाक पैसे बच जाते थे। 60-70 हजार रुपए मेरे पास बच जाते थे, तो अच्छा लगता था। फिर फोकस हमने किया सतीश के वीडियोस पे कि इस पे एफर्ट कम है, जो निश हमने सेलेक्ट करा है उसमें पैसा बहुत है ना, और मेरे लिए इजी है। तो वो सारी चीजें देखते हुए मैंने उस पे पूरा फोकस डाला, बाकी की चीजें मैंने ड्रॉप कर दिया और इसी को मैंने ग्रो करा, इस पे ही काम किया। तो आज सतीश के वीडियोस 2 मिलियन होने वाले हैं, और बहुत बड़े बड़े चैनल्स जितना इनकम करते रहेंगे वो सतीश के वीडियोस 2 मिलियन के बराबर ही जो है बहुत ज्यादा इनकम देता है। मतलब बड़े चैनल्स के कई गुना इनकम देता है वो। अभी मुझे लगता है 50-60 लाख होता होगा महीना। मतलब बीच में कई बार गया है ऐसे। मतलब हाईएस्ट टच किया होगा। हाँ, बीच में तो ये फिक्स नहीं रहा। हाईएस्ट मेरा गया था $80,000। अच्छा, एक महीने का, लास्ट ईयर की बात है। 64,000 के आसपास होगा। हाँ, 8-8-64, हाँ, तो 64 लाख के आसपास आया था, जो लास्ट ईयर अक्टूबर के आसपास आया था। तो आप मुंबई कैसे गए? मतलब आपका फैमिली बैकग्राउंड किस तरह का? अच्छा फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं? यार अब इंडिया पूरा 80-90% लोग लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, तो सब एक ही खेत के मूली हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो मैं भी वही लोअर मिडिल क्लास बोल सकते हैं। हालांकि बचपन में कभी एहसास नहीं हुआ, क्योंकि आप देखोगे आपके आसपास भी सारे लोग वैसे ही हैं। ऐसा नहीं कोई BMW मर्सिडीज से उतर रहा हो तो आपको एहसास ही नहीं होगा। हर कोई साइकिल मोटरसाइकिल से ही चल रहा है, और सबका घर आपके जैसा है जैसा आपका घर है। हमारे लिए मतलब फ्रीज होना घरों में, या वॉशिंग मशीन होना, इन्वर्टर होना, ये सब लग्जरी में आता है। तो हम लोगों के लिए वो सब वैसा होता था कि अमीरों के घर पे होते हैं। तो आप सोचो वहां से मैं आता हूँ, और गांव में लाइट वगैरह नहीं होता है, इंटरनेट नहीं होता है, तो कैसे भी करके 2G 3G जब फोन मतलब 2G 3G इंटरनेट आया था, तो वहां से थोड़ा बहुत इंटरनेट के बारे में पता चला था, और बड़ा फैसिनेट करता था जब इंटरनेट वगैरह चीजें देख के। फिर इंजीनियरिंग में कैसे गए? मतलब इंजीनियरिंग देखो खुद का डिसीजन था या फिर आपको पता है? मैं बताता हूँ। देखो मैं चाहता था फिल्म मेकिंग करना, कि मेरे को मूवी वगैरह बनाना
अच्छा लगता था, वीडियोस बनाना अच्छा लगता था, तो हम लोग बचपन से ही शॉर्ट फिल्म वगैरह ऐसा बनाते थे। या फिर कोई मूवी का सीन है तो उसको हम रिक्रिएट करते थे। उतना अच्छा नहीं बना पाते थे बट इंटरेस्ट आता था। जैसे गजनी देखा था हमने, 2008-9 में गजनी आई थी, तो गजनी का हमने क्या किया था, एक सीन रिक्रिएट किया था जिसमें रॉड से मारने वाला सीन होता है। तो वो सीन बनाए थे, तो वो सब हम दिखाते रहते थे, फोन में ही दिखाते रहते थे घर के आसपास में, तो लोगों को अच्छा लगता था। तो वीडियोस में इंटरेस्ट था, तो मैं चाहता था फिल्म मेकिंग करूँ, इसी फील्ड में आगे बढ़ूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। बट घर वालों ने बोला कि यार ये तो आर्ट का फील्ड है, साइंस वगैरह से तुमने वो 12वीं करा है, तो तुम इस साइंस से रिलेटेड ही कुछ करो। तो अब बचा खुचा ले दे के इंजीनियरिंग, क्योंकि मैथ्स मैंने लिया था 12वीं में, तो फिर इंजीनियरिंग में क्या हुआ, मैं आया आईआईटी का वो करने, प्रिपरेशन करने कानपुर। तो अब देखा भाई मेरे बस की बात नहीं है आईआईटी क्रैक करना। तो 2-3 महीना मैंने तैयारी करी, फिर उसके बाद एडमिशन ले लिया बीटेक में। और आपको पता होगा यूपी में एक समाज कल्याण विभाग है, जहाँ पे आप चाहे एससी में हो, चाहे ओबीसी में हो, चाहे जनरल में हो, आपको स्कॉलरशिप मिलता है। अगर आपके घर की इनकम 1.5-2 लाख से नीचे की है साल की, तो आपको स्कॉलरशिप मिलता है। तो मेरे को 3 साल स्कॉलरशिप मिला, 1 साल बाई चांस नहीं आया था किसी वजह से, तो इस वजह से मैं बीटेक कर पाया। तो ऑलमोस्ट जो फीस लगी थी ना के बराबर थी, मुझे लगता है 30-40 हज़ार ही लगा होगा साल का, तो वो हमारे लिए अफोर्डेबल था। तो मैंने इंजीनियरिंग कर ली जैसे तैसे। बट कॉलेज के टाइम पे ही मैं सारी चीज़ें सीखता था कि भाई हाउ टू मेक मनी, अगर मेरी जॉब नहीं लगी तो ऑप्शन क्या है। तो वो ऑप्शन आया कि आप इंटरनेट पे, जब मैंने सर्च किया गूगल पे कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, तो यूट्यूब दिखा मेरे को, ब्लॉगिंग दिखा और अफिलिएट मार्केटिंग, ये सब चीज़ें था। तो शुरू के जो टॉप के 2 चीज़ें थी ना, ब्लॉगिंग और यूट्यूब, तो मेरे को लगा ये मैं कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें फेस नहीं दिखाना था। यूट्यूब में तो दिखाना था, बट ब्लॉगिंग में फेस नहीं दिखाना था। तो मेरे को लगा ये कर सकता हूँ। इंग्लिश भी नहीं आती थी, तो हिंदी में भी ब्लॉगिंग कुछ लोग कर रहे थे, तो उनसे इंस्पायर होकर मैंने हिंदी में शुरू कर लिया था। तो वो चीज़ें थी। एंड 2017 या 18 के आसपास या फिर उससे पहले भी अगर आप गूगल पर सर्च करते हाउ टू मेक मनी, तो उसमें डेटा एंट्री वाला काफी आता था। हाँ, वो भी आता था, लेकिन एक चीज मेरे को पता चल गया था कि क्या चीजें नहीं करनी है पैसे कमाने के लिए। तो मैं उसमें ना काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता था। मेरे पास उस समय कीपैड फोन रहता था, तो मैं बस उसमें सर्च करता था डेटा एंट्री वाला। तो घर में मैं बोलता था कि एक मेरा खरीद दीजिए लैपटॉप, मैं ये काम करूंगा, इसमें कमाऊंगा। लेकिन आज पता चलता है कि वो सब फर्जी है। मतलब एक मेरे को इसलिए पता चल गया था ना, मेरे जो कॉलेज में बंदा ब्लॉगिंग से पैसे कमाता था, वो फीस अपनी खुद भरता था। तो मेरे को एक और एडसेंस की रिपोर्ट दिखाया करता था, $80 $70 डेली का वो कमाता था। और भाई आप सोचो, जहां पे हम जॉब की जो हमारा सैलरी का एस्पिरेशन जो है वही है कि 12 से 15 हजार 20 हजार की जॉब लग जाए, और वो बंदा $80 डेली का कमा रहा है। उस समय 60 रुपए के आसपास डॉलर था, तो भी 4-5 हजार रुपए होते हैं ना भाई, 5 हजार रुपए दिन का मतलब 1.5 लाख रुपए महीने के। तो भाई उसको तो जॉब करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने भी यही सोच के किया कि भाई अगर मेरे को भी जॉब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे को कोडिंग समझ में आती नहीं थी और ना इंटरेस्ट आता था। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कर रहा था, लाइक कंप्यूटर साइंस से, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था। मैं बोला भाई इंजीनियर बन भी गया तो बहुत खराब बनूंगा, तो कुछ और देखो। 3 इडियट्स वाला डायलॉग। हाँ, तो कुछ और ही देखो। यार मैं कॉलेज में जैसे वो जो ट्रेनिंग वाले आते थे, जावा वगैरह सिखाते थे, मैं सीख नहीं पाता था। बोलते थे भाई सीख लो नहीं तो जॉब नहीं लगेगी। मैं बोला सर इसी चक्कर में तो मैं पढ़ा हूँ, मेरे को पता है जॉब नहीं लगेगी। इंग्लिश भी नहीं बोलने आता था। अब इंटरव्यू में आपको इंग्लिश में बात करना है, तो बहुत सारे वो थे, कॉन्फिडेंस पूरा लो था। तो उसी समय मैंने रास्ते ढूंढे, और भाई ब्लॉगिंग बहुत मेरे को सही लगा। और आज भी ब्लॉगिंग बहुत ही सही चीज है, बट टाइम लेता है ब्लॉगिंग से पैसे कमाने। कंपैरिजन जैसे ब्लॉगिंग आज के समय में अच्छा है या फिर यूट्यूब? भाई जो आपको जम जाएगा वो अच्छा है। जैसे अभी गूगल का जो अपडेट आया है सर्च से रिलेटेड, अपडेट तो सालों से आते ही रहते हैं। हर साल में आपको 72 अपडेट मिलेंगे। और वीडियोस में आते रहते हैं ना यूट्यूबर्स के, अब तो ब्लॉगिंग डेड हो चुका है इस तरह। आपको नहीं लगता कि यूट्यूब में अपडेट नहीं आते? यूट्यूब में भी आते हैं, लेकिन वो हमें पता नहीं चलता। तो जैसे बहुत सारे चैनल्स के फिर व्यूज डाउन हो जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, देखो यूट्यूब में क्या होता है ना, हमारे पास डेटा दिख रहा होता है कि किसका वीडियो कौन से टॉपिक पे चला, क्या टॉपिक पे नहीं चला। आप किसी भी एक चैनल को तुरंत एनालाइज कर सकते हो। ब्लॉग को एनालाइज करने के लिए आपको टूल्स की समझ होनी चाहिए। उसमें भी टूल्स एक्यूरेट दिखते नहीं है। मतलब कोई ऐसा टूल नहीं है जो ये बता दे कि इस आर्टिकल पे कितना पोस्ट कितना व्यूज आया है। बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। बस ये समझ में आता है कि ये वाला आर्टिकल रैंक कर रहा है, वॉल्यूम थोड़ा बहुत पता चल जाता है, तो लोग गेस कर करके चीजें करते हैं। यहाँ पे क्या है, आपको सारी चीजें एक्यूरेट दिख रहा है यूट्यूब में, तो यूट्यूब थोड़ा सा ईजी हो जाता है। और कई लोगों को क्या होता है, जब 10 लोगों को हम एक जैसा चीज करते हुए देखते हैं ना, तो हमारे अंदर आता है कि हम भी कर सकते हैं। ब्लॉगिंग में बैकएंड नहीं पता चलता है, बंदा कैसे आर्टिकल बना रहा है, कौन इसके पीछे, आपको सीधा प्रोडक्ट दिखता है। यूट्यूब में क्या होता है कि प्रोडक्ट दिख रहा है, बट उसके टॉपिक्स वगैरह सब चीजें पता चलनी, अच्छा इसके बाद ये बना सकता है, इसके बाद ये बना सकता है, मतलब अलग है। तो अब अगर आपको ब्लॉगिंग में घुसना है, ब्लॉगिंग में भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भाई महीने के लाखों डॉलर्स बना रहे हैं। कुछ लोग हैं जिनको ट्रैफिक ही नहीं आ रहा है, तो वो डिपेंड करता है। यूट्यूब में देखोगे कोई कुछ भी करके व्यूज लेके आ रहा है। आपका मतलब फर्स्ट सक्सेसफुल ब्लॉग कौन सा था? टेक युक्ति, वही सबसे फर्स्ट वही था और अभी भी चल रहा है। तो आप 10 सालों से लगभग यूट्यूब पर हैं, तो
एक डेकेड में क्या चेंजेस आपने नोटिस किया कि यार ट्रेंड्स किस तरह से बदल गए हैं? ट्रेंड्स तो अभी ऐसे हो गया है ना कि अभी क्रिएटर्स बहुत आए हैं और नेक्स्ट लेवल क्रिएटर्स आए हैं। अच्छा। पहले हम सोचते थे हमारे पास क्या है बनाने को, कि हम सोचते थे टेक है, फिटनेस भी नहीं कोई सोचता था फिटनेस बनाए कि नहीं है, टेक है, कॉमेडी है, यही 2-4 निशेज होते थे जिसमें लोग सोचते थे बनाए। अब तो आप जो करोगे, ट्रक ड्राइवर भाई अपना व्लॉग दिखा के व्यूज ले रहे हैं, डांस कर करके लोग व्यूज ले रहे हैं, डायमंड प्ले बटन लोगों को मिल रहा है, और अभी स्कोप भी बढ़ गया। पहले अगर आप कॉपीराइटेड कुछ मटेरियल पे बनाते थे, लाइक गाने वगैरह पे बनाते थे, तो मोनेटाइज नहीं होता था। अब एटलीस्ट शॉर्ट्स वगैरह से पैसे मिल जाते हैं। अगर शॉर्ट्स पे लिपसिंग वगैरह कर रहे हो, डांस कर रहे हो और व्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो आप अच्छा खासा पैसा बना लोगे। पहले ऑप्शन नहीं था। तो चीजें बदली हैं, और अगर उस तरह से भी देखें कि चीजें पहले से डिफिकल्ट हुई हैं या इजी हुई हैं, तो पहले से इजी हुई हैं। रीजन मैं बताता हूँ, आपके सामने डेटा है और रास्ते खुल गए हैं, व्यूअरशिप आपके पास है। पहले इतने लोग यूट्यूब नहीं देखते थे, तो इतना पैसा पहले तो आपको पता है, जब मुझे लगता था 10,000 व्यूज होते थे तब जाके $1-2 बनता था। अब तो थोड़ा है कि 1-2 हज़ार व्यूज पे आपको डॉलर बन जाता है ना। तो अगर कोई बंदे को ब्रांड्स भी नहीं आ रहे, वो भी अच्छे पैसे बना सकता है, सिर्फ अगर अच्छे व्यूज आ रहे हैं। तो वो कुछ चीजें बदली हैं। जो ऑडियंस है वो इवॉल्व हो चुकी है, तो आपको एकदम बेसिक कंटेंट नहीं बनाना है। आप थोड़ा सा अगर एडवांस लेवल का भी बनाते हो, इंटरमीडिएट बनाते हो, तो भी चल जाएगा, लोग समझ लेंगे चीज़ों को। तो ये चीज़ें चेंज हुई हैं। इसके अलावा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का जो इंडस्ट्री है, एक इकोसिस्टम डेवलप हुआ है, काफी बढ़ गया है। तो अगर आप शॉर्ट्स में ही सिर्फ अगर आपका व्यूज आ रहा है, उसमें भी कई सारे ब्रांड्स आ रहे हैं, लॉन्ग में तो आते ही हैं। तो आपने अभी तक मतलब कितने ब्रांड्स के साथ काम किया होगा? लगभग बहुत किया यार। मैं लास्ट ईयर नहीं, 2022 में मेरा कोई ऐसा वीडियो नहीं होगा जिसमें कोई ब्रांड नहीं होगा। तो अगर मैंने 2022 में 50 वीडियो अगर करे हैं, तो 50 में मैं मान के चलो 40 से ऊपर में तो ब्रांड्स है। तो और मेरे पास ऐसा होता था कि जब तक मैं एफिलिएट में इतना एक्टिव नहीं था ना, तब तक मेरे पास 18 ब्रांड लाइनअप में होते थे कि इनके साथ मेरे को करना है, उनके लिए कंटेंट मेरे को प्लान करना है, फिर वो शूट करके मेरे को डालना है। जब एफिलिएट से मेरा ठीक ठाक इनकम आने लगा, तब मैंने थोड़ा सा ब्रांड करना कम कर दिया। तो 1-2 ब्रांड के साथ ही स्टिक रहा। तो बहुत मैंने किए रहे हैं, और अच्छे ब्रांड्स के साथ किया है। नाम ले तो फ्लिपकार्ट के साथ किया है, लाइक अमेजोन के साथ किया है, मैक्स लाइफ, LIC के साथ किया है, 5 पैसा, अपस्टॉक्स, ग्रो, ज्यादातर फिनटेक वालों के साथ ज्यादा काम किया हमने। तो ब्रांड पार्टनरशिप में लगभग किस तरह से वो डील होता है, मतलब व्यूज के बेसिस पर कितने वो पे करते हैं? 99% जो होते हैं ना, वो होता है कि आपको एक वो देना होता है, अपना कोटेशन देना होता है कि भाई मैं इतना चार्ज करता हूँ। तो एक नेगोशिएशन होता है। जैसे आदमी कैसे अपना डिसाइड करेगा कि अगर मेरे मान के चलिए 1 लाख व्यूज आ रहे हैं वीडियो, एक एवरेज व्यूज अगर आपको 1 लाख का आ रहा है, तो अभी ₹1 पर व्यू या ₹1.5 ₹2 पर व्यू के हिसाब से आप चार्ज कर सकते हो। वो नीश के हिसाब से फ्लक्चुएट करेगा। हाँ, तो मैक्सिमम, और उसमें सब्सक्राइबर भी मैटर करता है। मान के चलो किसी के सब्सक्राइबर 1 लाख है और उसको रेगुलर 1 लाख का व्यूज आ रहा है, तो वो ज्यादा चार्ज नहीं कर पाएगा। अगर किसी के मिलियन सब्सक्राइबर है या 5 लाख से ऊपर के सब्सक्राइबर हैं और उसको 1 लाख व्यूज आ रहे हैं, तो वो उस 1 लाख सब्सक्राइबर वाले से ज्यादा चार्ज करेगा। हालांकि व्यूज बराबर हैं, बट उससे ज्यादा चार्ज करेगा। रीजन इसका है अथॉरिटी। इसके अलावा पॉसिबिलिटी है कि अगर चल गया तो 5 लाख लोग देखेंगे, जितने वो भी पॉसिबिलिटी है। प्लस जो ऑडियंस उसको देख रही है बहुत ही लॉयल है। ये जो 1 लाख बचे हुए लोग है ना, उस 1 लाख सब्सक्राइबर, जो 1 लाख सब्सक्राइबर वाला चैनल है, उसके पास जो 1 लाख आ रहे हैं ना, सारे ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। क्योंकि जो मुझे लगता है 30% के बाद, 30-40% के बाद वो लोग देखते हैं जो आपको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। और अगर 5 लाख में जो 1 लाख व्यूज आ रहे हैं ना, उसमें ज्यादातर लोग, जो 70% लोग हैं, वो आपके सब्सक्राइबर ही हैं। बहुत टाइम से आपके सब्सक्राइबर हैं, आपकी बातों को सुन रहे हैं, आपसे इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो आप जो भी प्रोडक्ट उनको प्रमोट करोगे, पिच करोगे, वो लोग इंटरेस्टेड होंगे, आप पे ट्रस्ट करके उसको यूज करने के लिए खरीदेंगे या फिर उसको डाउनलोड करेंगे, जो भी है। तो वो ये फर्क पड़ता है। इसलिए जो ज्यादा सब्सक्राइबर वाला बंदा है, अगर उसको व्यूज कम भी आ रहा है, तो अच्छा चार्ज कर सकता है। तो आपके लगभग सतीश के वीडियो चैनल में 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। 1.8 है। हाँ, 1.8 है। हाँ। तो उसमें से लगभग 1 लाख व्यूज आ ही जाते हैं, 1 लाख है ना। तो उसमें से आपका कितना परसेंटेज सब्सक्राइब्ड किया हुआ व्यूअर्स रहता है? 50 के आसपास। 50 एंड 50 न्यू ऑडियंस रहता है। तो अभी सब्सक्राइबर आपका रेट मतलब मंथ में कितना बढ़ता है? इस समय तो थोड़ा कम है यार, क्योंकि हमने जो पहले हमारी वीडियोस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती थी, 6 से 8 वीडियोस करते थे, अभी 4 ही कर पा रहे हैं। बट कोशिश है कि ज्यादा करेंगे, तो 4 में है तो 20,000 के आसपास बढ़ रहे हैं। तो पहले तो 50-50 हज़ार हर महीने बढ़ते थे, मजा आता था। 2023 में बहुत बढ़ा। एंड अभी मैं और एक चीज देखता हूँ कि लोग वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं। तो यूट्यूब ने आपके लाइफ को किस तरह से चेंज कर दिया? पूरा ही चेंज कर दिया भाई। आप सोचो, जो बंदा, मैंने अभी बताया ना कि जिसके घर पे फ्रीज ना हो, वॉशिंग मशीन ना हो, इन्वर्टर ना हो, या फिर और क्या बोल सकते हैं, मतलब अगर घर के बगल में पनीर बन रहा है तो समझिए वो हमारे से ज्यादा अमीर है ना। तो वो वाली सिचुएशन से आज हम जो कुछ चाहे वो अफोर्ड कर सकते हैं। मतलब उस लेवल पे कि जो लोग
मिलेनियर्स लोग हैं, जो चीज़ें वो कर पा रहे हैं हम भी कर सकते हैं, तो उस लेवल पे आ चुके हैं। तो बहुत बड़ी बात है भाई, और सारी चीज़ें यूट्यूब की वजह से हुई हैं, बेसिकली गूगल की वजह से, तो बहुत बड़ा चेंज आया। तो अभी आप एक सोलो क्रिएटर से मतलब एक टीम बना चुके हैं, तो अभी आपके टीम में कितने लोग हैं? अभी हैं 4 लोग। अच्छा, तो काफ़ी मतलब काफ़ी कम टीम में काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा काम कर जब रहे हैं। हम अभी ब्लॉग्स पे काम कर रहे थे ना, अभी ब्लॉग्स पे काम रुका हुआ है हमारा। अच्छा। तो ब्लॉग्स पे जब कर रहे थे तो राइटर्स की जो टीम थी हमारी बहुत बड़ी थी, अराउंड 8-10 राइटर्स थे। तो गूगल के अपडेट में सब चला गया? नहीं, ट्रैफिक चल रहा, अभी दिखा सकते हैं। हालांकि देखो अप डाउन होता रहता है भाई, ये सब चीजें आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब जैसे देखो जब आईपीएल वगैरह आता है, क्रिकेट मैच आता है, तो हमारे सतीश के वीडियोस का व्यूज डाउन हो जाता है भाई। अगर आप लेजिट काम करोगे ना, देखो गूगल को चाहिए क्या, गूगल को चाहिए कि अच्छा कंटेंट, जो कीवर्ड क्वेरी हो रही है उस पे अच्छा कंटेंट जिसका होगा उसको लेके आएगा। कभी कभी क्या होता है कि वो थोड़ा सा उसका एल्गोरिथम भी ऐसा है ना कि कभी कभी नहीं समझ पाता है, अच्छे लोगों को भी नहीं समझ पाता है, दबा देता है, फिर ओवर द टाइम फिर उसको उठा देता है। तो लेजिट काम करना है। तो अभी आपके अर्निंग सोर्सेस मतलब टॉप अर्निंग सोर्सेस कौन कौन से, जहाँ से आप मतलब मैक्सिमम अर्निंग करते हैं? टॉप अर्निंग सोर्सेज है यूट्यूब का एडसेंस है हमारा, और ब्रांड्स हैं, अफिलिएट इनकम है, और हाँ ये 3 मेजर है। एंड ब्लॉगिंग से इतना नहीं है यार। ब्लॉगिंग से अगर मैं बताऊं, जैसे मान लो अगर हम $15,000 कर रहे हैं महीने का टोटल, तो उसमें हमारा 2-3 हज़ार मैक्सिमम ब्लॉगिंग से हो, तो उतना ज़्यादा पार्ट नहीं है। एंड अभी मैं आपकी इंस्टाग्राम स्टोरी में देखते रहता हूँ, इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा ना कंटेंट वगैरह पोस्ट करते हैं। कंटेंट नहीं उतना पोस्ट करता हूँ, बट हाँ बताता रहता हूँ, मैं इन्वेस्ट करता हूँ, अपने व्यूअर्स को बताते हैं, हाँ, जो आपके वगैरह में बता फॉलोअर्स बने हुए उनको। तो मतलब इन्वेस्टिंग वगैरह जैसे आजकल क्या है कि काफ़ी सारे कंटेंट आ गए हैं, उसमें अर्निंग भी काफ़ी ज़्यादा है। कई सारे लोग बस वीडियोज बनाने के लिए ट्रेडिंग करते हैं, खुद लॉस में रहते हैं लेकिन वीडियोज बनाते रहते हैं। तो आप मतलब इन्वेस्टिंग पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं या फिर ट्रेडिंग में? देखो एक तो मेरा वैसा नहीं है कि मेरे को कंटेंट बनाना है इसके अराउंड, इसलिए मैं ये चीज़ें दिखा रहा हूँ, मेरा वैसा नहीं है। वो मैं चीज़ कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो बस मैं बता देता हूँ, और लोगों को भी बताता हूँ, जो मेरे दोस्त हैं उनको भी बोलता हूँ भाई इन्वेस्ट वगैरह करो, थोड़ा बहुत पैसे बचाओ। अगर इवन देखो मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैंने 2017 से थोड़े बहुत पैसे कमाने शुरू करे, 2018 मेरे पास पैसे ही नहीं थे भाई। मतलब मेरे अकाउंट में लाख रुपए भी नहीं थे, तो जो पैसे आते थे खर्च हो जाते थे। तो फिर मेरे को समझ में आया कि भाई ऐसे तो लाइफ चलेगी नहीं, आपको आपके पास एक होना चाहिए जो आपको कॉन्फिडेंस भी देगा। जब पैसे आपके पास होते हैं ना, तो आप कोई भी डिसीजन लेने में क्विकली आप डिसाइड कर पाते हो मेरे को क्या करना है, मेरे को ये चीज करना है कि नहीं करना है। तो इसलिए फिर मैंने इन्वेस्टिंग वगैरह सीखना शुरू करा। तो 2019 में मैंने अपना पहला म्यूचुअल फंड का वो करा, SIP शुरू करा, 5,000 से शुरू किया था भाई। और 2020 में जब कोविड आया, तो कोविड में मेरा पोर्टफोलियो 30-40% नीचे हो गया। जो भी 1-2 लाख रुपए होंगे, मुझे लगता है 5,000 के हिसाब से 6-7 महीने में कितना बना होगा, 5-7 35-40 हज़ार था, वो साला 30% नीचे गिर गया। तो अब 30% नीचे गया भाई, टेंशन होने लगा। तब मैंने पढ़ना शुरू करा कि भाई स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, सारी चीज़ें जब पढ़ना शुरू करा तो धीरे धीरे समझ में आया। फिर मैंने स्टॉक्स में डालने शुरू करे, क्योंकि उस टाइम पे स्टॉक बहुत नीचे गिर गया था। उसी डीप में आपने ज़्यादा नहीं डाला। अच्छा। क्योंकि डर लगता है ना भाई। अब देखो जब भी ऐसा डर का माहौल जब होता है ना, तो डर सबके लिए होता है। सही बात। ऐसा नहीं कि आप घर वगैरह बेच के बोलोगे कि यार अब डाल देते हैं, मार्केट तो बढ़ना ही। भाई किसी को आइडिया था कि कोविड फिर से सही हो जाएगा, ये सारी चीजें नॉर्मल हो पाएगी, किसी को आइडिया नहीं था। तो आप कैसे अपनी सारी पैसे उसमें डाल दोगे? तो धीरे धीरे मैं डालता था। इवन जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो भी यही बोलते हैं, अगर आपके पास मान लो 1 लाख रुपए है डालने के लिए, तो एक बार में 1 लाख मत डाल दो, आप करो 10,000 डालो इस हफ्ते, फिर अगले हफ्ते 10,000 डालो, फिर अगले हफ्ते 10,000, ऐसा करके थोड़े 1.5-2 महीने में आप सारे पैसे लगाओ। अगर 1 लाख आपका बहुत बड़ा अमाउंट है आपके लिए, तो उस तरीके से डालना, स्टेप बाय स्टेप डालना, एकदम से नहीं डालना। अब जैसे मान लो आपने अगर 1 लाख रुपए डाल दिया, आज मार्केट ऑल टाइम हाई है, अभी कल 4% नीचे गिर गया, 1 लाख रुपए डाले 4,000 रुपए माइनस है, टेंशन में आ जाओगे आप कि उसने बोला था भाई पैसे डाल दे, मेरे तो पैसे माइनस में चले गए। तो इसलिए बोलूंगा अगर 10,000 आपने डाले होते तो 10,000 का 4% कितना ही होता भाई, 400 रुपए होता। तो 400 माइनस होता, इतना तकलीफ नहीं होता ना। फिर अगले दिन थोड़ा सा बढ़ जाता, फिर आप 1 हफ्ते बाद डालोगे तो वो आपका एवरेज हो जाएगा, जो आपका लॉस है वो एवरेज रहेगा, और आपको देखने में भी पोर्टफोलियो अच्छा लगेगा। रेड पोर्टफोलियो, जो रेड कलर किसी को अच्छा नहीं लगता है इसमें स्टॉक मार्केट में, सब चाहते हैं ग्रीन दिखे। तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहिए, और मैंने भी वही किया। कोविड के टाइम पे मेरे पास पैसे आते थे, ऑनलाइन वालों के लिए तो अच्छा था वो मोमेंट। कोविड के टाइम पे आपकी जॉब नहीं जा रही है, कुछ नहीं जा रही है, और लोग कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, तो आप पैसे बना रहे हो। और मेरा कंटेंट भी ऐसा था कि घर बैठे कैसे पैसे कमाओगे, तो वो मेरा कंटेंट कोविड में बहुत चला था, तो इस वजह से पैसे भी कमाए थे, बट मैंने थोड़े थोड़े इन्वेस्ट करे थे। और उस टाइम पे 5,000 से शुरू करा था 2019 में। आज के टाइम पे हमारा कुछ 1.5 लाख के आसपास
मंथली SIP जाता है म्यूचुअल फंड में, बाकी स्टॉक्स में अलग से डालता हूँ। तो मैं आपके इंस्टाग्राम स्टोरी में देखता था, मतलब जब कभी मार्केट डिप जाता है, थोड़ा डाउन जाता है, उस समय आपका 3 या 4 लाख नीचे जाता है स्टॉक। जब 3-4 लाख नीचे जा रहा है तो यानी पोर्टफोलियो भी काफी बड़ा होगा। तो लगभग कितना पोर्टफोलियो है अभी आपका मतलब स्टॉक में? आज के डेट में 1 करोड़ से ऊपर का है। अच्छा, तो अगर किसी को इन्वेस्टिंग शुरू करना है तो कैसे कर सकता है? इन्वेस्ट करो, आप जो भी पैसा कमा रहे हो, मान लो आपकी सैलरी 10,000 है, तो 10,000 में से कोशिश करो 1,000 से 2,000 रुपये आप बचाओ उसमें से, और 1-2 हज़ार को सीधा आप इन्वेस्ट कर दो, SIP डाल दो, मतलब म्यूचुअल फंड। हाँ, म्यूचुअल फंड में डाल दो। अगर ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है कौन से फंड में डालूं, क्या करूं, कौन सा स्टॉक लूं, इसके पीछे मत भागो, सीधा म्यूचुअल फंड में या तो निफ्टी का वो ले लो, क्या बोलते हैं, इंडेक्स फंड, इंडेक्स फंड में डाल दो SIP, या फिर ETF ले लो निफ्टी 20 का, निफ्टी 50-20। तो उसमें क्या होगा कि आप जो पैसा लगा रहे हो आप इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में लगा रहे हो, तो जब इंडिया ग्रो करेगा, जब इंडिया की टॉप 50 कंपनीज ग्रो करेंगे तो आपका पैसा बढ़ेगा। और वो डाउन तभी होगी जब ऐसा कोई सिचुएशन आ गया, कोई वॉर का सिचुएशन आ गया, या फिर कोविड जैसी महामारी आ गई, या फिर एकदम से बहुत मंदी आ गई, कोई चीज बिक नहीं रही है, लोगों के पास पैसे ही नहीं है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, उस सिचुएशन में थोड़ा सा मार्केट डाउन होगा, तो उसमें उतना टेंशन की बात नहीं होगी। बट अगर आपने कोई स्टॉक लिया है या किसी के कहने पे कोई स्टॉक खरीद लिया है कि भाई ये स्टॉक बहुत भाग रहा है, जरूर आप धोखा खाओगे, तो उसके चक्कर में नहीं पड़ना। और अगर आप ज्यादा वो करोगे और चाहते हो कि मैं इसके बारे में और नॉलेज हो, तो आप पढ़ाई करो, बहुत सारे बुक्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस हैं जो अच्छे लोगों ने बना के रखे हैं। तो आपका जो नीश है ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड है, तो इसमें काफी सारा मतलब CPC थोड़ा हाई रहता है, मतलब अर्निंग काफी ज्यादा होती है पर व्यू के हिसाब से। तो आज के समय में अगर किसी को शुरू करना है कंटेंट बनाना, तो मतलब कौन कौन से टॉप नीशेस है जहां पर अच्छी खासी अर्निंग है एंड पोटेंशियल भी है कि व्यूज आएंगे थोड़े? देखो, अगर इसको ऐसे समझना है तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, पैसा ज्यादा कैसे मिलेगा। मान के चलो कोई कंटेंट आपने बनाया, उस कंटेंट, अगर उस कंटेंट के ऊपर कोई एडवर्टाइज कर सकता है, कोई भी प्रोडक्ट उस कंटेंट के अराउंड सेल किया जा सकता है, उस पे पैसा ज्यादा मिलेगा। अब आपने बना दिया डांस करने का वीडियो, अब उस पे डांस करने पे कौन सा प्रोडक्ट बिकेगा? मुश्किल है। आपने कॉमेडी बना दी, कॉमेडी में क्या प्रोडक्ट बिकेगा? मुश्किल है। आपने व्लॉगिंग कर दी, व्लॉगिंग में भी अगर आप ट्रैवल व्लॉग कर रहे हो तो उसमें प्रोडक्ट बिक सकता है, ट्रैवल पैकेजेस वगैरह, ट्रैवल पे। अगर एकदम से लाइफस्टाइल व्लॉग है, कुछ नॉर्मल चीज दिखा रहे हो, तो उसमें कुछ सेल नहीं होगा, तो वहां पे पैसे कम मिलेंगे। तो आपको देखना है कि जिस तरह के निशेस पे, जिस तरह के इंडस्ट्री पे ज्यादा ब्रांड्स हैं, ज्यादा स्टार्टअप्स हैं, ज्यादा पैसा है, ज्यादा एडवर्टाइजिंग होती है इस इंडस्ट्री में, उस पे कंटेंट बनाओ। अब एग्जांपल के लिए जो फाइनेंस कैटेगरी है, फाइनेंस में क्या है कि इसमें बहुत सारे ब्रांड्स हैं, स्टॉक मार्केट वाली कंपनीज है, डीमैट अकाउंट खुलवाने वाली जितनी है, ट्रेडिंग वाली कंपनीज है, और ये इमर्जिंग है, मतलब कि अभी ये समझो 4-5% लोगों को ही इसने अभी कैप्चर किया हुआ है। 4-5% लोग ही एक्टिवली ट्रेड या इन्वेस्ट करते हैं, मतलब इसमें स्कोप बहुत है। यूएस में 60-70% लोग इन्वेस्ट या ट्रेड करते हैं, तो आप अगर यूएस से ही कंपेयर करोगे तो कितने पीछे हैं? लगभग 10 गुना से ज्यादा। तो इसमें स्कोप ज्यादा है, तो इसमें जब स्कोप ज्यादा रहेगा तो इसमें एड्स ज्यादा चलेंगे, इसमें लोग, मतलब इसमें ग्रोथ के चांसेस हैं, तो इसमें पैसा ज्यादा मिलेगा। तो इस तरह से आपको देखना है। ट्रैवल वाले पे ज्यादा पैसा मिलेगा कि ट्रैवल में क्या होते हैं, पैसे खर्च होते हैं, टिकट है, जगह का है, डेस्टिनेशन, होटल्स, ये सारी चीजें इंक्लूडेड है, तो उसके ऐड चलेंगे। गाड़ियों के जो कंटेंट अगर बनाते हो तो गाड़ियों के कंटेंट पे आपको पैसा ज्यादा मिलेगा। वैसे ही आपको देखना है, जैसे टेक पे आपको ज्यादा इसलिए मिलता है कि टेक के प्रोडक्ट्स वगैरह लोग ऑनलाइन खरीदते वगैरह हैं, तो उसके ऐड वगैरह और हर महीने 10-15 गैजेट्स लॉन्च हो ही जाते हैं, तो कंटेंट की कमी भी नहीं होती, कंटेंट की कमी भी नहीं होगी, प्लस एड्स चलते रहेंगे तो पैसा मिलेगा। और एड्स कौन चला रहा है? जो ब्रांड्स हैं, जो प्रोडक्ट्स जिस कंपनी की है वो एड चला रहे हैं, और साथ ही साथ वही बंदे आपके पास आएंगे प्रमोशन कराने के लिए। तो ऐसे सेलेक्ट करना है निश। जैसे मान लीजिए मैंने अगर मेक मनी ऑनलाइन सेलेक्ट करा, तो मैं बाहर के जो क्रिएटर्स थे उनसे बड़ा इन्फ्लुएंस था। इंडिया में पैसे कमाने के बारे में जल्दी लोग बात नहीं करते, लेकिन कमाना सबको है। पैसे कमाने के बारे में बात करो तो बोलते खाली पैसे पैसे के बारे में बोलता रहता है। लेकिन भाई आप देखो, सारी सच्चाई यही है कि जैसे डिटॉल का साबुन का प्रचार आता है कि 99% कीटाणु मार देता है, वैसे ही पैसा आपका 99% प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है ना? ये चीज मानते हो आप? तो जो चीज आपके लाइफ में इतना हेल्पफुल है, इतना हेल्प करने वाली चीज है, उसके बारे में आप बात ही नहीं करना चाह रहे हो। तो फिर मेरे लिए वो एक एडवांटेज था, मैंने मेक मनी पे ही कंटेंट बनाया, और मेरे को मजा इसलिए आता था कि मैं भी पैसे कमाना चाहता था, मैं भी पैसे कमाने वाले लोगों से मिलता था। कोई महीने के 30,000 कमा रहा है, कोई $40,000, तो वो मेरे को इंस्पायर भी करते थे, उनसे मिलके मजा भी आता था और सीखने भी मिलता था। तो मेरे लिए बहुत सारा विन विन सिचुएशन था। उस कंटेंट पे पैसा भी ज्यादा मिलता था, क्योंकि उसके पहले मैं प्रैंक्स बनाता था, प्रैंक्स में मिलता था $54, मतलब 1 लाख व्यूज पे $6-7। आप बिलीव नहीं करोगे, $6-7 1 लाख व्यूज पे, हालांकि उस पे व्यूज भी इजीली आ जाता था,
बट यार क्या करूंगा मैं $6-7 का। अभी अगर आप बनाते हैं तो अभी थोड़े चांसेस है कमाने के, क्योंकि ब्रांड्स वगैरह आ चुके हैं। हाँ, अब जो मास ऑडियंस वाले ब्रांड्स हैं। हाँ तो उसमें भी आपको क्या मिलेगा, बेटिंग मिलेगा, हाँ, फैंटेसी वाले मिलेंगे एप्स, है ना, तो ओपिनियन ट्रेडिंग कर लो, ये सब मिलेंगे, कलर ट्रेडिंग कर लो, कुछ ढंग का नहीं मिलेगा आपको। और मैं ऐसे ऐप्स छोड़ता हूँ, मैं आपको बता दूं, मेरे पास एक आया था फॉरेक्स ट्रेडिंग का, लोग गेस कर लेंगे नाम, बोलते थे खाली तुमको ना उस पे डालना, मग पे अपना वो डाल देना, हमारे ब्रांड का वो दे देना, इंटरव्यू हो रहा है तो मग पे डाल देना है। उसके लिए 3 लाख से उन्होंने शुरू करा था पर एपिसोड के लिए, और 9.5 लाख तक पहुंचे थे। मेरा हर में ना हर में मैं बोलता था नहीं कर पाऊंगा। और उनको क्या लग रहा था कि मैं मना इसलिए कर रहा हूँ, मेरे को और पैसे चाहिए, और बढ़ाना है। हाँ, और जबकि मेरा ऐसा है ही नहीं। मैं सीधा बोल देता भाई बात पैसे की नहीं है, बात मेरे को है कि मेरा आखिरी वीडियो नहीं है, या फिर मेरे जो लोग देख रहे हैं, अगर बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि भाई ये आप लोग ना ऑडियंस नहीं मेरी फैमिली हो, लेकिन उनको क्या सिखा रहे हैं बाद में, फैंटेसी खेलना सिखा रहे हैं, फर्जी के एप्स प्रमोट कर रहे हैं उनको। आप किसी अपने फैमिली मेंबर को बोलोगे ऐसा? बिल्कुल नहीं। तो भाई अगर मैं मानता हूं फैमिली मेंबर, तो मैं मानता हूं फैमिली मेंबर। मैं जो सजेशन अपने छोटे भाई को दूंगा वही सजेशन मेरे YouTube सब्सक्राइबर्स को दूंगा। तो इसलिए मैंने कभी नहीं कहा मेरे को तेल के प्रमोशन करने आते हैं, मेरे बाल खुद झड़ रहे हैं भाई। मैं उनको बोला कि भाई तुम अगर मैं तुमको 6 महीना देता हूँ, 6 महीने में तुम मेरे बाल रुकवा दो और ग्रो करवा दो, जो तुम दावा कर रहे हो करवा दो, बिफोर एंड आफ्टर का मैं दिखा दूंगा। हाँ, मैंने बोला लाइफ टाइम फ्री में प्रमोशन करूंगा मैं। उसके बाद रिप्लाई नहीं आया। रियलिटी मैं बता रहा हूँ भाई, ऐसे ऐसे वो ब्रांड्स आते हैं, लेकिन आप देखो सारे इन्फ्लुएंसर गिरे पड़े हैं, किसके लिए? पैसे के लिए। और उनको एकदम नहीं पड़ा हुआ है कि हमारी ऑडियंस के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हमारी ऑडियंस बर्बाद होगी, क्या होगी। आप समझो कि आप जिसको फॉलो कर रहे हो, देखो भाई कि वो आपको क्या बेच रहा है। मतलब आपको थोड़ा रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर बनना है, कि जो क्रिएटर को भी रिस्पॉन्सिबल बनना है, व्यूअर को भी भाई अपने बारे में सोच वो देखना है कि भाई जो बंदा सामने है उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लो। मैं पता है मैंने बात किया है कि भाई क्या सोच के तुम लोग कर देते हो, बोलते यार ऑडियंस खरीदती थोड़ी रहेगी, ऑडियंस जाती थोड़ी रहेगी, ऑडियंस इतनी स्मार्ट है। अरे भाई वो वेट कर रहे हैं कि सामने वाला बंदा वैलिडेट करे तो मैं उसको यूज करूं। कई सारे लोग बोलते हैं मेरे से, इनबॉक्स में पूछते हैं भाई ये वाला ऐप सही है क्या, मैं कर लूं? तो मैंने बोला मैंने आज तक इसको प्रमोट करा नहीं है, और ये पूछ रहे हो, तो मैं तो क्लियरली बता दे रहा हूं उनको कि भाई ये चीज सही नहीं है। लोग इस इंतजार में रहते हैं कि अगर सतीश बोल दे कि ये वाला ऐप यूज करना है या फिर ये चीज यूज करना है तो हम लोग उसमें पैसे डाल दें या यूज करना शुरू कर दें। तो भाई मेरे को तो उतना रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा ना। बट इन्फ्लुएंसर्स जो हैं बाकी के, वो नहीं सोचते हैं इतना, उनको कोई फर्क नहीं है। आप देखो इंस्टाग्राम पे क्या है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स डालते हैं, पेड प्रमोशन करते हैं, कमेंट ऑफ रखते हैं कि लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे, गालियां नहीं दे पाएंगे, और उनको व्यूज के पैसे तो मिल जाते हैं। बट फिर भी सोचो 1-2-3% भी CTR अगर रहा, मान के चलो मिलियन व्यूज आए, उसमें से 1-2% CTR भी कितना हो जाता है भाई? उतने लोग तो जाके कन्वर्ट हुए, उतने लोग तो जाके ट्राई करेंगे। कई बार क्या होता है कि लोग बोलते हैं मैंने इस तेल का नाम बहुत सुना है, हर एक इन्फ्लुएंसर इसके बारे में बात कर रहा है, एक बार लेके ट्राई करता हूं, अगर CTR नहीं मिल रहा है बोलते हैं एक बार लेके ट्राई करता हूँ। ये लोग सारे लोग झूठ थोड़ी बोलेंगे, और हमें पता है ना कि इंडस्ट्री चल कैसे रही है। और मेरे को कोई बोल रहा था भाई ये वाला तेल लगाओ सही हो जाएगा। नहीं, लेकिन आपका जो नीश है वो अर्न मनी ऑनलाइन है, तो आपकी थोड़ी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बिकॉज जो व्यूअर्स है वो भाई हर एक इंडस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप एक बार चीज बताओ, अगर कोई बंदा हेल्थ के ऊपर बात कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मैं सही चीज बताऊं? उसकी तो और ज्यादा तो लोग क्या बोलते हैं कि भाई ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये खाओ, वो खाओ। कोई बोलेगा कि चीनी जहर है, कोई बोलेगा भाई कुछ नहीं होता। आप देखो इतने पॉडकास्ट भी तो आ रहे हैं, हर कोई ज्ञानी बना बैठा है, लेकिन सही नॉलेज कोई नहीं दे रहा। अभी हम लोग को भी बहुत लोग ज्ञानी बोलेंगे। मैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं ना, मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैं इंटरनेट से इंफॉर्मेशन लेके नहीं बता रहा हूं। अगर कोई फिटनेस वाला बंदा जिसके एप्स हैं, बढ़िया मसल बनाया है, वो अगर बताएगा मसल कैसे बनाते हैं, एप्स कैसे बनाते हैं, तो समझ में आता है। एक टुनकी लेके बैठा हुआ है, वो हेल्थ के बारे में ज्ञान दे रहा है, ऐसे बहुत सारे पॉडकास्ट हैं भाई। तो वो क्या कर रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और इन्फॉर्मेशन आज के डेट में कुछ नहीं भाई, आप कहीं गूगल से एक सेकंड में आप निकाल लोगे। नासा में रॉकेट कैसे उड़ाते हैं उसका इन्फॉर्मेशन आप निकाल लोगे। मैंने तो आज तक रॉकेट देखा ही नहीं है, तो मैं रॉकेट के ऊपर ज्ञान दूं नहीं ना। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूं। और लोग भी ये चीजें देख रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर्स कैसे सी बना रहे हैं सबको। मतलब समझदार ऑडियंस धीरे धीरे हो रहा है जैसे जैसे भाई। फिर भी आप देखो अभी तक इंटरनेट जो पेनिट्रेट हुआ है 70% लोगों में हुआ है, बाकी के 30% तो बचे ही हुए हैं। 30% भी चलो नहीं, बाकी बच्चे भी तो आजकल देख ही रहे हैं, चलो। बट कुछ लोग तो रह ही जाएंगे, 100% तो कभी पेनिट्रेट नहीं होगा। बट फिर भी देखो अभी तो ग्रोथ के चांसेस तो है ना भाई। जो 70% है, मान लो 150 करोड़ के लोग हैं, 150 करोड़ में 30% अब कितना होता है? 50 करोड़। 50 करोड़ में 20 करोड़ लोग तो और भी आएंगे नए लोग, तो 20 करोड़ लोग तो बनेंगे ना, बेवकूफ तो बनी जाएंगे। और एक चीज है कि अगर आप रूरल एरियाज में जो नए नए आप फ़ोन खरीद रहे हैं, जैसे जो थोड़े एजेड हैं, जैसे 40 ईयर्स के बाद है या 50 ईयर्स के बाद है, तो जो कंटेंट देखते हैं वो काफ़ी मतलब बेसिक कंटेंट देखते हैं। जैसे
एक नीश आपने देखा होगा यूट्यूब में, जहां पर लोग डेली सुबह उठकर आज का डेट डालकर न्यूज डालते हैं ना। अच्छा, हाँ। उसके बाद राशिफल वगैरह डालते हैं। अच्छा। एंड गांव देहात के जो नए मतलब जो 40 साल का बंदा है जो पहली बार फोन खरीदे, वो उसी तरह का न्यूज देखता है, वो सोचता है ये सही है, आज का जो राशि बता रहा है सही है ना। देखो गांव में लोगों को तो लगता है जो वीडियो में दिख रहा है ना बंदा एक्सपर्ट है, या तो फिर और एक चीज है कि डायरेक्ट गूगल या फिर डायरेक्ट यूट्यूब ही बना रहा है वीडियो। हाँ, उनको ये लगता है। और ये भी लगता है कि ये जो लोग है ना, जैसे टीवी में हम जैसे लोग देखते थे तो लगता था टीवी वाले भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं तो सही चीज बताएंगे, वैसे ही यूट्यूबर्स को या इंस्टाग्रामर को लोग समझ लेते हैं। आजकल देखोगे ऐसे पॉडकास्ट बहुत बन रहे हैं कि घर से जब बाहर निकलो तो दायां पैर पहले रखो, आपका दिन सही रहेगा, बायां पैर पहले चप्पल में घुसाओ। तो भाई ये अजीबोगरीब चीजें बता रहे हैं, मे भी कुछ होता होगा, लेकिन यार इतना भी लोगों को अंधेरे में मत रखो ना। 2016-17 में यूट्यूब ट्रेंडिंग में रहता था वो नींबू वाला, यही नींबू रख दो, तकिया के नीचे लड़की का नाम लिख दो, लड़की पट जाएगी। तो यही सब तो लोग वीडियो बनाते थे और ये सब चलते थे, और आज भी वही मोमेंट आया है, चल रहा है। रील जो आप यूट्यूब 2017 का पकड़ लो और रील आज का पकड़ लो, मतलब रील अभी भी 6-7 साल पीछे चल रहा है। तो आपसे काफी अच्छा लगा भाई बात करके। तो अगर कोई एक नया बंदा आज के समय में ऑनलाइन अर्निंग करना चाहता है तो उसके लिए आपका क्या एडवाइस रहेगा? भाई मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ, कंटेंट क्रिएशन में उतरो, वहां से सारे रास्ते खुल जाएंगे आपके, चाहे वो एफिलिएट करना हुआ या खुद का कोई प्रोडक्ट बेचना हुआ या फिर आप किसी और का प्रोडक्ट प्रमोट करना हुआ, कंटेंट क्रिएशन से रास्ते खुल जाएंगे। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यूट्यूब पे करते हो, इंस्टा पे करते हो, या लिंक्डइन पे करते हो, या फिर ट्विटर पे करते हो। आपके इंटरेस्ट की बात है, आपके निश की बात है कि आप कहाँ पे करना चाहते हो, आप ब्लॉगिंग से करना चाहते हो, सारे रास्ते हैं। बट कंटेंट क्रिएशन एक बहुत सही गेम है। मैं बताता हूँ, देखो जितने बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स है वो भी कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, या कंटेंट क्रिएशन करके बंदा एंटरप्रेन्योर बन रहा है। तो घुमा फिरा के कंटेंट क्रिएशन पे ही बात आ रही है। जो बॉलीवुड के लोग हैं वो भी कंटेंट में उतर रहे हैं, वो भी अपना कंटेंट, बहुत सारे जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो भी कंटेंट बनवाने लगे हैं। नेटफ्लिक्स तो मान लीजिए कंटेंट का ही गेम है, बट वो यूट्यूब पे भी एक्टिवली क्रिएटर्स को बुला बुला के वो करवा रहा है, कंटेंट करवा रहा है। तो कंटेंट क्रिएशन बहुत ही पावरफुल चीज है, आप इसको करो, इसका फ्यूचर भी है। और आने वाले टाइम में जैसे फेसबुक आईडी सबकी है, वैसे जैसे इंस्टाग्राम आईडी है, वैसे सबका यूट्यूब चैनल होगा। और कई लोग बोलते हैं भाई सारे क्रिएटर्स बन गए तो देखेगा कौन, तो मैं एक बात बता दूं कि क्रिएटर्स भी वीडियोस को देखते हैं, सबकी अपनी अपनी एक्सपर्टीज है, जो नहीं है वो तो देखेगा ही। हाँ नहीं, और जिसके बारे में कह रहा हूँ जो क्रिएटर बन चुका है, क्या वो वीडियोस नहीं देख रहा है? वो भी तो देख रहा है ना कि हमारा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उसको नए आइडियाज कैसे आएंगे, ट्रेंड क्या चल रहा है, वो भी तो देखेगा ही ना। मैं बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, मैं भी कम से कम 1.5-2 घंटे तो मैं कंटेंट देखता ही हूँ रोज। तो कंटेंट हर कोई देखेगा। बहुत सारे लोग गैजेट्स के बारे में सोचते रहते हैं कि पहले मैं गैजेट्स वगैरह खरीद लूंगा उसके बाद कंटेंट बनाऊंगा। यार ये ना देखो, फिर तो आपको ना वो ऐसा आ रहा है कि परफेक्शन चेक करके देखता हूँ, ट्राई करके देखता हूँ होगा कि नहीं होगा, और परफेक्शन के पीछे भाग रहे हो। मैं कहता हूँ भाई करना है तो करना शुरू कर दो। जो आप हर कोई अब वीडियो तो फोन में ही देख रहा है ना, और उस फोन में कैमरा तो होगा ही, उसी कैमरे से बनाओ ना भाई। एक लाइट चाहिए बढ़िया और एक माइक चाहिए। माइक 300-400 रुपए में आ जाते हैं, जो लेपल माइक जो आ जाते हैं मार्केट में, 300-400 रुपए उसमें, और लाइट घर में आपका होगा, या फिर खिड़की खोल के बैठ जाओ वहीं पे, बनाओ वहाँ पे, शूट करो। किसी के वीडियो में मैंने सुना था कि डोंट लुक फॉर एक्सपेंसिव गैजेट्स, लुक फॉर द राइट गैजेट्स। तो राइट गैजेट्स आपके लिए चीप भी हो सकता है, चीप भी हो सकता है यार। और मैं कह रहा हूँ, क्या किसी ऐसे बंदे ने बेकार मोबाइल फोन की क्वालिटी वाले कैमरे, जो बेकार क्वालिटी वाले कैमरे से शूट करके पॉपुलर नहीं हुआ? मैंने खुद, मेरे पास 2 मेगापिक्सल का फोन था, उस पे जो स्टॉक पे आया था, इवन लिंक्डइन पे आपका एक पोस्ट वायरल हुआ था। तो और हमने भी जब वीडियो वगैरह बनाना शुरू करा था तो मोबाइल से ही बनाना शुरू करा। भी मोबाइल से ही बनाना शुरू किया है। हालांकि उसने थोड़े महंगे फोन से बनाना शुरू करा, बट अगर देखा जाए तो जितने भी गांव के लोग हैं, या फिर आज के डेट में बहुत सारे लोग रील्स में पॉपुलर हैं, यूट्यूब पे पॉपुलर हैं, तो बहुत सारे लोग हैं कि जिन्होंने शुरू करा फोन से और बढ़िया कर रहे हैं। अब जाके उन्होंने सेटअप वगैरह बनाया, और सेटअप वगैरह बनाना पता है इससे मैटर नहीं करेगा, कंटेंट नहीं आपका बढ़िया हो जाएगा। बढ़िया आपका प्रोडक्शन क्वालिटी होने से एक अंदर से हमें भी फील आता है कि हम ग्रो कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ अगर आज भी मैं फोन पे ही बनाऊं, मतलब वही बेसिक फोन से बनाऊं, तो मेरे को भी अच्छी फीलिंग नहीं आएगी ना। तो थोड़ा सा अच्छा फील करने के लिए भी हम थोड़े से कैमरास में इन्वेस्ट करते हैं, लाइट्स में इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा जगह, थोड़ा सोफा, हर चीज में इन्वेस्ट करने लगते हैं। ऐसा नहीं कि वीडियो इसके बिना नहीं बनेगी, बन जाएगी, लेकिन खुद को भी अच्छा फील कराने के लिए लोग यूज करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि प्रोडक्शन क्वालिटी अच्छी होगी तो ही लोग आपके कंटेंट को देखेंगे। और ये प्लेटफॉर्म्स बने ही इसलिए हैं कि लो एफर्ट्स में, लो प्रोडक्शन
मैनेजमेंट में चीजें बन जाए, इसीलिए प्लेटफॉर्म्स बने, नहीं तो आप मूवी नहीं बना रहे थे आप। तो मैं अभी ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने आया हूँ एंड आजकल पॉडकास्टिंग का भी काफी मतलब अच्छा फ्यूचर है एंड आपने इंटरव्यू सीरीज आई थिंक 2017 से शुरू किया हुआ है, फरवरी से। तो मतलब पॉडकास्टिंग के बारे में आपका क्या मतलब विचार है, क्या आप फ्यूचर देखते हैं? ये भी अगले 5 साल तक बहुत अच्छा बूम करेगा, फिर धीरे धीरे थोड़ा सा डाउन होगा, इसलिए कि लोगों का एक्सपीरियंस जब खराब होगा। क्योंकि अब देखो घंटे घंटे भर के तो पॉडकास्ट होते हैं, घंटा भर सुनो कुछ निकलता नहीं उसमें, है ना। मैं तो देखता ही नहीं पॉडकास्ट, टू बी ऑनेस्ट, और इसी वजह से नहीं देखता हूँ। मेरा 2-4 बार एक्सपीरियंस खराब हो गया, तो मैं बोला अरे यार, एक तो 1 घंटा मेरा वेस्ट भी हुआ और कुछ ढंग का निकला नहीं। तो इस वजह से एक्सपीरियंस जब खराब होगा तो लोग देखना कम करेंगे। ये 4-5 साल चलेगा। जो टॉप या फिर जो ट्रस्टेड रहेंगे उन्हीं का सिर्फ देखेंगे। हाँ, तो देखो हमेशा कुछ चीजें तो हमेशा रहेंगी, बट सबके लिए नहीं वर्क करेगा ये चीज। जैसे मान लो अगर आज के डेट में आप वो कंटेंट कर रहे हो जो 2016-17 में चलता था, तो नहीं चलेगा ना। अब उस टाइम पे टेक वगैरह कंटेंट बहुत चलता था, आज देखो व्यूज नहीं आते हैं टेक पे, बहुत 1 ही 2 चैनल है जिनको अच्छे व्यूज आते हैं, तो एक वो चीज हो जाएगा। और इसका रीजन मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ कि अब बाहर ये 10 साल पहले बहुत ट्रेंड पे था पॉडकास्ट, ठीक है, अभी उधर भी धीरे धीरे कम हो गया, व्यूज नहीं आते उनको। 1 ही 2 बंदे हैं जिनके पॉडकास्ट अच्छे चलते हैं। अब कोई कह देगा रोनाल्डो पॉडकास्ट कर रहा है, तो उसकी बात नहीं करेंगे ना भाई, उसका तो ब्रांड बना हुआ है, ऑलरेडी कुछ भी बनाएगा उसका तो व्यूज आने, तो बाथरूम में जाएगा तो उसके व्यूज आ जाएंगे बढ़िया। तो वो चीज है। बट अभी अगर जो पॉडकास्ट कर रहा है तो थोड़ा सीरियस होके एक निश में आप पॉडकास्ट करो, एक निश में। और बहुत सारे लोग सिर्फ उस टॉपिक को बनाते हैं, जैसे कि भूत वाला या फिर ये नींबू रख दो, ये कर दो दाहिना पैर बाहर निकालो, ये वाले कंटेंट से आप बचे। मतलब आप सोचो कि लोगों को कुछ वैल्यू दो, सिर्फ बकवास मत करो, इससे आपको भी अच्छा फील होगा और एक कम्युनिटी बनेगी, एक लाइक समाज में एक अच्छा मैसेज भी जाएगा, लोगों को वैल्यू ऐड करेगा, लोग इंप्रूव भी होंगे अपने लाइफ में। तो वैसा सोच के आप बनाओ, तो एक रिच पे करोगे, ग्रोथ अच्छा मिलेगा और है स्कोप बहुत बढ़िया है। पॉडकास्ट का एक और खास बात है कि आप जैसे 1 घंटे का आपने बनाया, इसमें से क्लिप्स निकलेंगे, इसमें से शॉर्ट्स निकलेंगे, रील्स निकलेंगे, आप वो कर सकते हो, रिपर्पस कर सकते हो। तो भाई काफी अच्छा लगा आपसे बात करके एंड थैंक यू, आपने टाइम दिया। एंड तो लास्ट में और एक बार आप व्यूअर्स को थोड़ा अपना गाइडेंस दीजिए, ये जो 10 सालों में आपने जो कुछ सीखा, आपका सीक्रेट क्या है सक्सेस का यूट्यूब में या फिर जो भी अभी आप काम कर रहे हैं? भाई एक तो देखो कोई सीक्रेट नहीं है, मैंने हमेशा देखा है कि कोई चीज किसी के लिए वर्क कर रही है तो मेरे लिए कैसे वर्क करेगी, तो मैंने इस चीज को सीखा है, किया है। और अगर आप बेसिक कंटेंट भी, बेसिक चीज भी अगर रेगुलर लगातार करते हो काफी दिनों तक, तो आपको रिजल्ट आता है, कुछ ना कुछ उससे आउटपुट आपको दिखेगा। तो आप खुद में बिलीव रखो, चीजों को सीखो, करो और माइंडसेट को अपने डेवलप करो। और जो आप करंट में हो, ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, आप उससे और बेटर कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो इस चीज़ में बिलीव रखो कि चीज़ें बदलेंगी और बदलती हैं, बदल सकती हैं, इस चीज़ में आपको बिलीव रखना है। और अच्छे अच्छे लोगों को फॉलो करो। फॉलो करने से पहले एक बार देखो कि भाई ये जो बंदा मेरे को क्या लाइफ में वैल्यू ऐड करेगा। सिर्फ इसलिए मत फॉलो कर लो कि ये अच्छा लग रहा है, ये दिख बढ़िया रहा है या दिख अच्छी रही है, ये बढ़िया डांस कर रही है, इसलिए मत देखो। वो आपके लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहा है या कर रही है, उसी को फॉलो करो, तब जाके आपकी लाइफ चेंज होगी। और हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के पर्पज से देखो। कंटेंट भी अगर देख रहे हो तो सिर्फ मजे के लिए मत देखो, तो डेफिनेटली आप जो चीज़ें कर रहे हो बढ़िया होगा। तो वंस अगेन थैंक यू सतीश भाई। तो दोस्तों ये था सतीश भाई के साथ पॉडकास्ट। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, थोड़ी हेल्पफुल लगी होगी, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। एंड अंत में मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा, खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए और हमेशा काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।